नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ हैं सुकेश रंजन। बिहार से एक बड़ी खबर की आहट है। आहट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी खबर की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आज नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रेसिडेंट जीतन मांझी, उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह मुलाकात राजनीतिक है। सुकेश, इस मुलाकात को कैसे आप देखते हैं? दो दल और उनके अध्यक्ष मिलते हैं, कोई भी घोषणा इस मुलाकात के बाद नहीं की जाती है और ऐसा लगता है कि खबर शायद आने वाली है, आहट उसकी दी जा रही है, पर क्यों रोका जा रहा है खबर को? सब जानते हैं जीतन राम मांझी। ये खबर पिछले कुछ दिनों से वायुमंडल में है, राजनीतिक वायुमंडल में, बिहार के राजनीतिक वायुमंडल में। बिहार के लोग जानना चाहेंगे। पहले एक बार मिले थे, खटपट उनकी यूपीए में है, तेजस्वी के साथ जुगलबंदी ठीक नहीं चल रही है, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन शायद उनकी मजबूरी है क्योंकि यहाँ वो उनकी वापसी संभव नहीं है। ये मुलाकात पहले हुई थी, ये मुलाकात फिर अभी हुई है। इसको कई तरीके से देखिए। एक, राजनीति में बहुत कुछ परसेप्शन के लेवल पे किया जाता है। नीतीश कुमार चुनाव के समय ये एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि एक आदमी जो मुख्यमंत्री था, जो महादलित है, वो हमारे पक्ष में, तमाम हमारे विरोध के बावजूद हमारी जय जयकार करता हुआ हमारे पक्ष में आ रहा है। दूसरा, एक गूढ़ राजनीतिक मतलब अगर निकालना चाहें, जो कि राजनीति में निकालना चाहिए और बिहार की राजनीति में खास तौर पे निकालना चाहिए। आप पिछले कुछ समय से चिराग पासवान के ट्वीट्स देखें, उनके बयान देखें। वो ही इज टेस्टिंग नीतीश कुमार पेशेंस। वो हर ट्वीट ऐसे लहजे में है जैसे वो सहयोगी कम विरोधी ज्यादा है, चुनाव नहीं होना चाहिए। वो तेजस्वी की लाइन पे थे, वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको नहीं मानते, जबकि अभी अभी जब एक बैठक को संबोधित कर रहे थे अपनी बीजेपी की कार्यकारिणी, बिहार बीजेपी कार्यकारिणी को, तो ये क्लियर हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। अमित शाह पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके बदलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से एक पार्टी, एक अलहदा पार्टी जिसका अपना सिंबल है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलग पार्टी है, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। तीसरा ट्वीट, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं जो आज तक बिहार में नहीं था। बहुत कॉर्डियल तरीके से बिहार में बीजेपी और जेडीयू का अलायंस चल रहा था, जिसमें बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार साबित कर चुके हैं कि दिल्ली में बड़े भाई की भूमिका में नरेंद्र मोदी होंगे, यहां बड़े भाई की भूमिका में मैं हूं, यह अंडरलाइंड है। इन सब चीजों को एक चिराग पासवान चुनौती दे रहे हैं, एलजेपी के अध्यक्ष। और जब चिराग पासवान मैं कहता हूं तो मुझे लगता है वो इको करते हैं उसी सेंटिमेंट को जो रामविलास पासवान सोचते हैं। चिराग पासवान ही पार्टी को आगे ले जाने वाले हैं। मुझे लगता है इसकी काट के तौर पे भी जीतन राम मांझी हैं कि एक दलित जो कि क्रिटिकल है। अब कल ही उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार को कि नीट और जी के एग्जाम जो है वो नहीं कराए जाने चाहिए। ये चिट्ठी पोस्ट की जानी चाहिए थी निशंक के दफ्तर में, वो पोस्ट वहां तो कर दिया उन्होंने, वो कर भी दिया था। उसके बाद अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अभी बात यहां दबाव बनाना ये बताता है कि वो हर चीज पे नीतीश कुमार को टेस्ट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, वो उन्होंने भांप लिया इसको। तो हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे उनको बहुत नफा न हो जीतन राम मांझी को लेने में, लेकिन परसेप्शन के लेवल पे एक, दूसरा चेकमेट के लिए जीतन राम मांझी बहुत कारगर होंगे। अब देखिए, हम तय करेंगे इसे, क्योंकि आखिरकार जीतन राम मांझी क्या आकर के पासवान की पार्टी को बराबर की टक्कर दे लेंगे एनडीए के भीतर? यह भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पहले जितने भी मौके आए हैं उस वक्त फेल करती आई है जीतन राम मांझी की पार्टी, लेकिन आज उन्हें खुले हृदय से स्वीकार कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो वजह क्या हो सकती है, इस पर बात होगी, लेकिन आपको जानकारी के स्तर पर बताना चाहूंगा कि जो अभी फिलहाल हम लोगों के पास जानकारी है, आज की मुलाकात में 15 सीट मांगी गई है जीतन राम मांझी की तरफ से नीतीश कुमार से अपनी पार्टी हम के लिए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। और सुकेश, यहां यह भी है कि गठबंधन में रहेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, और यह भी तय किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा सारी मगध की जो सीटें हैं उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और इनका प्रभाव का क्षेत्र मांझी जी का वो तो मगध आता है। तो भारतीय जनता पार्टी से
शायद जब तक कि हरी झंडी नहीं मिल जाती है तब तक घोषणा नहीं करेंगे। यह भी अपने आप में आज की बातचीत में है। और ऐसे में जबकि नड्डा जी की मुलाकात, बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से आने वाले दिनों में शायद महीने के अंत में होने वाली है, शायद इस घोषणा को तब तक के लिए रोका गया है। पर सवाल यही, भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख है इस गठबंधन में और उसको कहीं ना कहीं मनाना या उसको कन्विंस करना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अजीज कौन है? वो लोक जनशक्ति पार्टी। और जनता दल यूनाइटेड के लिए अजीज हैं जीतन राम मांझी। अब इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे बनता हुआ देख रहे हैं? जेडीयू अपने दलित पार्टी के साथ खड़ी हो गई जीतन राम मांझी के साथ, और उधर बीजेपी अपनी दलित पार्टी के साथ उसी एनडीए में खड़ी हो गई है जो है लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि चुनाव जो है वो एक तरीके से शिव जी की बारात होती है, उसमें हर एलिमेंट की जरूरत होती है। तो उस खांचे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी फिट बैठते हैं। आपने 15 सीट की बात कही, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, और कह रहे हैं कि 5-6 सीटों से अगर ही उनको दिया जाए। अगर वो 15 सीट मांगेंगे फिर रामविलास पासवान 60 सीट मांगेंगे। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी और जेडीयू, मतलब सीटें तो 223 ही हैं, उतनी लड़नी है, 243 ही हैं, उतने में ही सही बटनी है। तो ये तो पोस्चरिंग होती है। आप याद करिए 2015 का चुनाव, 2015 में जीतन राम मांझी एनडीए में थे और जीतन राम मांझी को कैसे हटाया गया, कैसे निकाला गया, और इसको लेकर उनको एक मोहरा बनाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, वो नीतीश कुमार पे हमला किया करते थे। तो जीतन राम मांझी एक कैरेक्टर उस वक्त भी थे। 2019 में वो छिटक गए, 2020 में फिर वापस हो गए। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है। वो आरजेडी से शुरू हुए, वो टूटकर जेडीयू में आ गए, जेडीयू में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर हटाया गया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर वो एनडीए में चले आए, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए। तो इस बीच गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आपने जो कहा कि एक दलित की पार्टी नीतीश कुमार के साथ, एक दलित की पार्टी बीजेपी के साथ, तो मतलब ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है जिसमें दोनों गठबंधन में ही दो बड़े सहयोगी जो है वो एक दूसरे को शह और मात देना चाहते हैं। क्या ये हो सकता है? और ये एनालिसिस मेरा भी है कि नीतीश कुमार शायद चिराग पासवान को शह देने के लिए, उनको मात देने के लिए लेकर आए हैं कि आप शह तो दे दी गई है, अब मात का वक्त है कि कौन खाता है। तो ये पॉलिटिकल टाइमिंग, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत बातें होनी है। मेरी जो जानकारी है, पहले जेपी नड्डा को बिहार जाना था 29 तारीख को, वो नहीं जा रहे हैं। बिहार के सभी बड़े नेता यहीं आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं वो भी रहेंगे, उसमें देवेंद्र फडणवीस को नई जिम्मेदारी मिली है वो भी रहेंगे। तो प्रॉस एंड कॉन्स देखा जाएगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ कितना वायबल है। और हमने कहा कि जो आप उनका टर्फ बताते हैं वो टर्फ बहुत कमजोर हो चुका है। दो जगह से चुनाव लड़े थे, खुद एक जगह से चुनाव हार गए, एक जगह से किसी तरीके से जीत पाए थे। लोकसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस 0 था। नहीं, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था। 21 सीटें आपने 2015 की हमें याद दिलाई, 21 सीटें एनडीए के तरफ से उन्हें दी गई थी, मात्र एक जीत पाए थे उस वक्त, खुद की सीट। उसके बाद 2017 खुद की सीट, 2017 हुआ, नीतीश कुमार लौट गए एनडीए में, तो छिटक करके महागठबंधन चले गए। लेकिन महागठबंधन में भी 2.5 साल रहे और बीच में एक लोकसभा चुनाव जिसमें प्रदर्शन सब लोगों ने देखा। उनकी मदद कितनी हो पाई तेजस्वी और उनके कुनबे को, यह भी सबने देखा। और आज तेजस्वी ने उन्हें जाने दिया, आप जाइए, आरजेडी को आपकी जरूरत नहीं है, वो अब इधर चले आए हैं। तो उनकी जो राजनीतिक साख है खासतौर पर अपने मगध क्षेत्र में, वो उतनी है नहीं जितना कि वो परसीव करते हैं। ऐसा कम से कम उनके परफॉर्मेंस से लगता है। फिर जेडीयू की तरफ से उनको इतना ज्यादा मैं वहीं से शुरू करूंगा कि राजनीति में बहुत कुछ परसेप्शन का खेल चलता है कि जीतन राम मांझी एक दलित चेहरा, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सालों तक मंत्री रहे हैं, एक कद्दावर नेता के तौर पे उनको पेश किया जाता रहा है नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े लोगों द्वारा। तो एक चेहरे को मंच पे आगे की सीट पे बिठाने के लिए है कि ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, आप क्या बात कर रहे हैं।
और वो व्यक्ति जो कल तक उनका क्रिटिक हुआ करता था, वो कहेगा कि कोरोना के काल में बहुत अच्छा काम हुआ, बाढ़ में बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार ने, मैं इनके काम से प्रभावित हूं, तो वो सर्टिफिकेट मतलब कहीं पे लगाएं और कहीं पे निशाना, बिल्कुल उनके जरिए जैसे नरेंद्र मोदी ने कंधे पे बंदूक रखी जीतन राम मांझी के, चलाया नीतीश कुमार पे, कैसे इनकी बेइज्जती हुई, उसी तरीके से नीतीश कुमार अब इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो कल तक उनका बड़ा क्रिटिकल था, वो आकर ऐसे ऐन वक्त पे जब चुनाव सर पे है, वो आकर उनकी तारीफ करेंगे, इसलिए उनको लिया जा रहा है। नहीं तो मैंने कहा पॉलिटिकल टर्फ कमजोर हो चुका है उनका, अब वो पॉलिटिकल टर्फ बचा नहीं है जो परसीव किया जाता था। पता नहीं वो इतना स्ट्रांग कब था, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद वो 2 चुनाव लड़े हैं, उसमें किसी में उनका परफॉर्मेंस बहुत ठीक नहीं था। लेकिन खैर, राजनीति में जैसे मैंने फिर से कहा कि वो एक कुनबा है, उस कुनबे में हर लोग शामिल होते हैं, हर की किसी न किसी रूप में भूमिका होती है, उनकी भूमिका यही होगी। पर इसमें एलजेपी का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि देखिए, एलजेपी और जीतन राम मांझी दोनों आपस में सहज हैं, ये तो उस वक्त भी नहीं दिखा था जब 2015 में एनडीए के ये दल जो हैं वो हिस्सा थे। उस वक्त भी जीतन राम मांझी, मुझे याद है, उन्होंने रामविलास पासवान को चैलेंज करते हुए कहा था कि वो दलितों के सबसे बड़े नेता कैसे हो गए। उस वक्त भी वो कह रहे थे कि अगर आप इन्हें इतनी सीटें देंगे तो हमें भी उतनी ही सीटें चाहिए, हालांकि उनसे आधी सीटें पर वो मान गए थे। पर अब जबकि तनाव नीतीश कुमार के स्तर पर भी है चिराग पासवान को, वो कैसे स्वीकार कर पाएंगे जीतन राम मांझी को? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोवोक किया गया एलजेपी को? देखिए, प्रोवोकेशन भी है, और अगर वो बहुत मजबूत टर्फ पे नहीं है तो रामविलास पासवान भी बहुत स्ट्रांग टर्फ पे नहीं है। बीजेपी को डिसाइड करना है कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। आज की तारीख में उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नीतीश कुमार हैं। पहले भी रामविलास पासवान उनको गठबंधन में लिए जाने का अंदर अंदर उन्होंने विरोध किया होगा, लेकिन वो साथ साथ चुनाव लड़े थे जीतन राम मांझी। तो आज भी उनको मान लेने में कोई बहुत ज्यादा गुरेज होगा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस बीजेपी से आज वो डील कर रहे हैं, मैं उसको नियो बीजेपी बोलता हूं बार बार, वो नई बीजेपी है, वो नियो बीजेपी है, जो बड़ी स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स की पार्टी हो चुकी है, जो बड़ा फर्म डिसीजन लेती है, जो अपना फायदा देखने के साथ एक्ट करती है। पॉलिटिकल एक्शन जो उसका होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसी के जरिए वो पहले थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर था, तो उस समय रामविलास पासवान कुछ चीजें अपने हिसाब से मनवा सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये जो नई बीजेपी इमर्ज की है, उसमें अपना फायदा उनका देखना इंपॉर्टेंट है। उनके फायदे में कौन आता है, वो पॉलिटिकली हो सकता है कि ट्रांसलेट ना कराते हो बहुत वोट, लेकिन अगर नीतीश कुमार ये कन्विंस कराने में कामयाब रहते हैं कि इसका आना परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है, और ये एक एज देता है हमें कि उनके दल से एक व्यक्ति आता है और वो हमें सर्टिफिकेट देता है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें चुनना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ठीक बोल रहे हैं, रामविलास पासवान ठीक बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑब्वियस चॉइस होगा कि नीतीश कुमार जैसा कहेंगे वैसा होगा, क्योंकि एक जानकारी मेरे पास है कि नीतीश कुमार जब पहले भी आ रहे थे तो बड़े इस नोट पे आए थे कि एक फ्री हैंड बिहार में नीतीश कुमार को मिले। मैं एक व्यक्तिगत बातचीत में किसी बड़े नेता ने मुझे बताया कि जब वो विरोध में भी थे, मैं शेयर करना चाहता हूं दर्शकों के लिए, और दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि एक बड़े केंद्रीय नेता ने मुझे कहा कि आखिर ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार विरोध में है हमारे बिहार में, और तब भी नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते हैं। क्या हो सकता है ऐसा, तुम बताओ। मैंने कहा कि नहीं, आप बताइए ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि 2-3 चीजें नरेंद्र मोदी ने बोली, और उस समय यह आहट नहीं थी कि दोनों साथ जा सकते हैं, दोनों साथ आ सकते हैं फिर से। तो ये कहा कि नीतीश कुमार के बारे में नरेंद्र मोदी की ओपिनियन बड़ी क्लियर है। वो ये है कि एक तो वो गवर्न करने वाला व्यक्ति है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। दूसरा ये कि जिस समय पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी दांव पे थी, नीतीश कुमार जैसे चंद नेता थे देश में जिन्होंने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल ध्वस्त नहीं होने दिया, इसको इरोडेड नहीं होने दिया। नीतीश कुमार की इसमें बड़ी भूमिका है। और उसके बाद जब दोनों साथ आए तो मैंने उस बयान को याद किया, मैंने हाइंडसाइट जाके देखा कि अरे ये लाइकिंग जो थी ये बेवजह नहीं थी, अब उसका राजनीतिक मतलब समझ में आने लगा है। तब मैंने सोचा था ये, और उसके बाद ये जानकारी मिली कि जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसा आप बिहार में चाहेंगे वैसा होगा।
मतलब आप बड़े भाई हैं, बिहार में आपकी चलेगी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस समझौते के साथ आए हैं, क्योंकि उनके रिलेशन जितने तल्ख हो गए थे नरेंद्र मोदी से, उन्होंने उसको ठीक किया है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार शायद एक दूसरे पे अब ट्रस्ट इतना करते हैं कि धोखा नहीं मिलेगा। पर बड़े भाई वाली जो भूमिका थी, 142 सीटें लड़े थे 2010 में बीजेपी के साथ जेडीयू वाले, वो बड़े वाली भाई वाली भूमिका तो लोकसभा चुनाव आते आते बराबर के भाइयों वाली 17-17 सीट वाली हो गई थी। और बड़े भाई वाली जो बात है वो तो 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जनता दल यूनाइटेड ने खुद छोटे भाई की भूमिका स्वीकार कर ली थी, जब वो 101 सीट पर लड़ी थी और उनसे कहीं ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ी थी। नहीं, 2015 में दोनों बराबर सीटों पे लड़े थे। अच्छा, 100 तो सीटों यहाँ पे लड़े। यानी कि आरजेडी के साथ भी बराबर के भाई हो गए, बिल्कुल, और बीजेपी के साथ भी बराबर के भाई हो गए। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ कंपल्सन्स तो आपको मानने पड़ेंगे। तो बड़े भाई की भूमिका उन्होंने सरेंडर कर दिया है जनता दल नहीं, यूनाइटेड ने। मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो अपर हैंड था पहले, उन्हें मालूम है कि वो अपर हैंड तो नहीं होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार की आज भी कोशिश होगी, मुझे ये जानकारी, आप ये समझिए, आप इसको दूसरे तरीके से देखिए कि जिस दल ने उसके गठबंधन ने 31 सीटें जीती हो, वो अपनी सीट सरेंडर करके नीतीश कुमार को देने को तैयार हो जाए, और नीतीश कुमार इस जिद पे अड़े कि नहीं, हम बराबर सीटों पे लड़ेंगे। बहुत सारी खबरें चलती थी, और उस बीच मेरी जो जेडीयू के कुछ नेताओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आखिर में देख लीजिएगा, हम बराबर सीटों पे लड़ेंगे। सीटें कितनी होंगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम बराबर सीटों पे लड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि वो 141-142 से घट के नीचे पे, या 25 लोकसभा सीटों से वो 17 पे आते हैं, तो उनकी ये हार है। तो नीतीश कुमार, अगर उसका फ्लिप साइड देखें, तो नीतीश कुमार ये बचाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो कम से कम बीजेपी, जो उनसे ज्यादा डोमिनेंट पार्टी है आज की तारीख में, अगर अकेले आप उसका वजूद देखेंगे, आकलन करेंगे, तो वो बराबर की सीटों पे लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की कोशिश इस विधानसभा चुनाव में होगी कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटों पे लड़े। शायद ये आकलन सही भी है, क्योंकि देखिए, बिहार ही एक ऐसी जमीन है जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की भूमिका स्वीकार कर लेती है, सुकेश। और ये कहना बड़ा माकूल है कि इस बार अगर कम नहीं तो बराबर की सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आपस में लड़ेंगे। इस बारे में बहुत लोगों की कल्पना है, लेकिन जेडीयू चाहती है शायद ज्यादा सीटें लड़ना। लेकिन इसमें जो एलजेपी फैक्टर है, क्योंकि आपने कहा नई बीजेपी है, तो आखिर में यह समझना भी बहुत जरूरी है कि ये एलजेपी भी नई है। जेडीयू भले ही वही हो, पर यह भारतीय जनता पार्टी भी नई है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी भी नई पार्टी है, क्योंकि इसमें आज की तारीख में फैसले रामविलास पासवान नहीं, फैसले यहां पर अब चिराग पासवान लेते हैं, जो अपने एग्रेसिव पॉस्चरिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का आना और ये कह देना जनता दल यूनाइटेड का कि बीजेपी की सहयोगी है एलजेपी, और हमारी सहयोगी, तो अब वो कहेंगे कि जीतन राम मांझी है। आपको लगता है कि कहीं ये ऐसी तरफ ले जाता है जहां पर नेगोशिएशन जरा डिफिकल्ट हो जाए, जहां जो टूट फूट की संभावना है वो बनने लगे एनडीए के भीतर, या आपको लगता है कि बीजेपी संभाल लेगी? मैं इसमें टूट फूट इसलिए नहीं देखता हूं, और मेरे पास वैलिड रीजन है वो देखने का, क्योंकि सेंटर में वो बड़े वेल प्लेस्ड हैं। उनके जितने सांसद हैं उनके कोटे से उनके पिताजी रामविलास पासवान मंत्री हैं। अगर वो नहीं बीजेपी के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेडीयू के खिलाफ जाने की बात कर रहा हूं। आप जेडीयू के खिलाफ जाते हैं और जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल के रखते हैं, और एक गठबंधन तैयार होता है जिसमें तीनों को साथ मिलकर लड़ना है, तो बीजेपी की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो एलजेपी को शांत रखे। ये जेडीयू बीजेपी पे छोड़ देंगे, और ये तो बयानों में है अब कि वो हमारे सहयोगी नहीं है, वो बीजेपी के सहयोगी हैं। तो बॉल जो है वो जेडीयू ने बीजेपी के पाले में डाल दी है। अब बीजेपी के लिए रामविलास पासवान जरूरी है, उनके लिए भी परसेप्शन के लेवल पे अभी रामविलास पासवान का बाहर जाना उनके लिए बहुत अपेक्षित ये रिजल्ट नहीं होगा अगर वो बाहर जाने की सोचते रहे। वो सोचेंगे इसलिए नहीं क्योंकि राजनीति में हर कोई नफा नुकसान देखता है। वो यूपीए की तरफ जाकर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां वो जीत जाएंगे और वहां उनकी बहुत अच्छी भूमिका हो जाएगी। वो
कोई गारंटी नहीं कर सकता। और सेंटर में जहां उनकी सरकार है जो 4 सालों तक चलनी है वो छोड़कर निकलेंगे। ऐसी अगर आप इतिहास देखें रामविलास पासवान का, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक तो देश में ही कम है। तो वो छोड़कर चले जाएं और इतना बड़ा रिस्क वो ले लें, ऐसा लगता नहीं है मुझे। लेकिन हां, बीजेपी शायद रह रहकर एलजेपी का इस्तेमाल करेगी और नीतीश कुमार रह रहकर रामविलास माफ कीजिएगा जीतन राम मांझी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों अपने अपने लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। राजनीति में ये इस्तेमाल चलता है। तो कमाल की बात है। देखिए, बिहार की राजनीति इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कुछ सिखाती है। एनडीए का कुनबा है, एनडीए के कुनबे में एलजेपी जेडीयू को पसंद नहीं, जेडीयू एलजेपी को पसंद नहीं, एलजेपी को जीतन राम मांझी पसंद नहीं, जीतन राम मांझी को एलजेपी पसंद नहीं, लेकिन सब एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि बीजेपी एक कॉमन फैक्टर है। अरे कभी रामविलास पासवान को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, कभी नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार पसंद नहीं, कभी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, लेकिन सब साथ है। राजनीति में ये चलता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2015 का है कि लालू यादव को नीतीश कुमार पसंद नहीं, नीतीश कुमार को लालू यादव पसंद नहीं, लेकिन राजनीति सबको पसंद है। और ऐसे में क्या तेजस्वी के लिए कोई यहां पर प्लस पॉइंट निकलेगा, समय बताएगा। हम संजीव और सुकेश आपको इस तरह की जोरदार खबरें बिहार की राजनीति से देते रहेंगे और हमें आपका प्रोत्साहन चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आता है ये डिबेट तो आप इसे लाइक कीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए बिहार की विश्वसनीय राजनीतिक खबरों के लिए। नमस्कार।